देश के दो अर्थरक्षकों से, माधवी बुच और धीरज शर्मा। अर्थरक्षकों ने अपनी सैलरी और शेयर का कैसे किया इंतजाम, इन पर लगे हैं कई इल्जाम। एक ने 16 करोड़ लिए प्राइवेट बैंक से, तो दूसरे पर आरोप 3 साल में लिया 3 करोड़ अपने ही संस्थान से। भारत के दो नए रक्षक, एक गौरक्षक और दूसरे ये अर्थरक्षक। दोनों के पावर में अंतर नहीं, मगर काम दोनों का इंपॉर्टेंट। वीडियो पूरा देखिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आईआईएम और आईआईटी की फीस इतनी महंगी क्यों है? आज हम इसके अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र पर बात करेंगे कि स्वायत्तता के नाम पर आपके साथ क्या किया जा रहा है। जमीन सरकार की, इमारत बनाने का खर्चा सरकार का और फीस वसूलने के टाइम संस्थान को दे दी जाती है स्वायत्तता। इस प्रोजेक्ट को समझना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि फीस क्यों बढ़ती जा रही है और कितनी फीस बढ़नी चाहिए। आपके बच्चे को लोन से मुक्ति मिलनी चाहिए या नहीं। अगर आपको इसमें दिलचस्पी नहीं है तो आप यह भी कर सकते हैं। हरियाणा में 2 अलग अलग मामलों में 10 गौरक्षकों के पकड़े जाने से गौरक्षकों की वैकेंसी बढ़ गई है। कब तक दूसरे के बच्चे गौरक्षक बनते रहेंगे? अपने बच्चे को भी गौरक्षक बनाइए, क्योंकि मैनेजर बनाना मुश्किल काम है। कोचिंग पर लाखों खर्च और लाखों की फीस के लिए लाखों का लोन। दोनों तरफ का चक्रव्यूह सेम है। मैनेजर बने या गौरक्षक बने, इतना लोन लाद दो कि अपनी रक्षा करने के लायक ना रहे। हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के निदेशक धीरज शर्मा की सैलरी की बात करने जा रहे हैं, जिनके बारे में इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट है कि मूल सैलरी के अलावा इंसेंटिव और वेरिएबल के नाम पर 1 करोड़ से अधिक की राशि 1 साल में इन्होंने ली है और 3 साल में 3 करोड़ से ज्यादा। लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि धीरज शर्मा कौन है। अपने बच्चे को धीरज शर्मा जरूर बनाना है या गौरक्षक बनाना है, दोनों पावरफुल हैं। मैं आपको विकल्प दे रहा हूं। भारत सरकार ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के निदेशक धीरज शर्मा के बारे में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में हलफनामा दिया है कि धीरज शर्मा ने अपनी स्नातक की डिग्री छिपाई, उसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया और एक प्रतिष्ठित संस्थान की गरिमा को ठेस पहुंचाई। मार्च 2023 में ही भारत सरकार ने हलफनामा दिया, लेकिन निदेशक जी अभी तक इसी पद पर हैं और आप चाहते हैं कि सेबी की चीफ माधवी बुच के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। कैसे हो जाएगी? ये लोग दूसरी वैरायटी के गौरक्षक हैं, इन्हें अर्थरक्षक कहना चाहिए। यानी इनसे होती है अर्थव्यवस्था के धर्म की रक्षा। जिस तरह से गौरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, वे हत्या कर देते हैं, तब भी समाज उनके समर्थन में चुप रहता है, उसी तरह से अर्थरक्षकों के खिलाफ भी कार्रवाई क्यों होनी चाहिए? मेरे हिसाब से बोर्ड ने एकदम ठीक किया। डिग्री सही नहीं थी तो क्या हुआ? 5 साल निदेशक रहे ही, फिर से 5 साल के लिए बना दिया। अर्थरक्षकों की रक्षा बहुत जरूरी है। हाई कोर्ट में यह केस लंबित है और फैसला आना बाकी है। तब तक धीरज शर्मा निदेशक बने रहेंगे। कम से कम इस पर तो तुरंत फैसला आ जाना चाहिए था कि आईआईएम रोहतक के छात्र प्राउड फील करें कि उनके निदेशक के पास प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र है। उन्होंने झूठ नहीं बोला। भारत सरकार गलत साबित हुई। सबको गर्व करने का चांस मिलना चाहिए। जिस धीरज के साथ धीरज शर्मा निदेशक के पावरफुल पद पर बने हुए हैं, उस पर किसी आईआईएम को अध्ययन करना चाहिए। केवल एक अखबार आप सर्च कर लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस में ही रितिका चोपड़ा की आईआईएम रोहतक के निदेशक धीरज शर्मा को लेकर तमाम खबरें मिलेंगी। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भारत में या तो अपने बच्चे को गौरक्षक बनाना है या फिर धीरज शर्मा बनाना है। मार्च 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कहा कि धीरज शर्मा इस पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं। उन्होंने शैक्षिक योग्यता छिपाई है और गलत तरीके से प्रस्तुत की है। इसके लिए इनके खिलाफ प्रशासनिक, सिविल और आपराधिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आईआईएम का निदेशक वही बन सकता है जिसके पास फर्स्ट डिवीजन हो, लेकिन धीरज शर्मा दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2nd क्लास में ग्रेजुएट हुए। फिर धीरज शर्मा की नियुक्ति कैसे हुई और अब जब डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो इतने साल से हटाए क्यों नहीं गए?
2021 की साल से शिक्षा मंत्रालय धीरज शर्मा की डिग्री को लेकर पत्र लिख रहा है। 2024 आ गया, सरकार को पता था कि इनकी डिग्री संदिग्ध है, तब भी सरकार पत्र लिखती रही। इसके बाद भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने धीरज शर्मा को दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त कर दिया। इस स्वायत्त संस्थान का बोर्ड ही फैसला लेता है कि किसे निदेशक बनाना है और किन शर्तों पर। भारत सरकार ने आईआईएम एक्ट में संशोधन कर हस्तक्षेप करने का नियम भी बनाया, तब भी धीरज शर्मा धीरज के साथ इस पद पर विराजमान हैं। जबकि नए संशोधन के साथ निदेशक को नियुक्त करने से लेकर हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। तो सवाल यह है कि जब सरकार ने ही कह दिया कि धीरज शर्मा के पास डिग्री नहीं है, तो फिर इन्हें हटाया क्यों नहीं गया? राष्ट्रपति ने इंग्लिश में इनफ इज इनफ क्यों नहीं कहा? नहीं हटाया तो नहीं हटाया। धीरज शर्मा जैसे निदेशकों का अपने पद पर बने रहना यकीन दिलाता है कि भारत में इस रास्ते से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। फर्स्ट डिवीजन से पास होना आईआईएम का निदेशक बनने की शर्त है, लेकिन धीरज शर्मा ने यह बात छिपा ली। इसके बाद भी कोई इन्हें हटा नहीं सका। 2023 के संशोधन बिल के बाद अगस्त 2023 में आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर टी राम मोहन ने द हिंदू में एक लेख लिखा। उन्होंने कहा कि 2017 में स्वायत्तता मिलने के बाद रैंकिंग के निचले पायदान पर बैठे कुछ आईआईएम अत्याचारी रियासतों की तरह काम करने लगे, जहां निदेशक सर्वे सर्वा बनकर राज करने लगे। निदेशक का सर्वे सर्वा बनकर राज करना, अत्याचारी रियासतों की तरह राज करने का क्या मतलब है? क्यों आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर टी राम मोहन ऐसा लिख रहे हैं, आगे आपको बताएंगे। बल्कि आपको पता चल ही जाएगा कि प्रोफेसर टी राम मोहन के कहने का क्या अर्थ है, निहितार्थ है, मतलब है। 4 सितंबर की इंडियन एक्सप्रेस में रितिका चोपड़ा ने लिखा है कि शिक्षा मंत्रालय इस बात की जांच करना चाहता है कि आईआईएम रोहतक के निदेशक ने 3 साल तक सैलरी के अलावा वेरिएबल के रूप में 3 करोड़ से अधिक की राशि कैसे ले ली। एक अनुमान के मुताबिक आईआईएम रोहतक के निदेशक की सालाना सैलरी 30 से 40 लाख के आसपास हो सकती है, लेकिन वेरिएबल के रूप में 1 साल में अलग से इन्हें 1 करोड़ से अधिक की राशि दी गई। सरकार कहती है कि कोई पैमाना तो होना चाहिए, मूल वेतन का कुछ प्रतिशत ही वेरिएबल के रूप में दिया जा सकता है और मूल वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन इस केस में धीरज शर्मा को 200% से अधिक वेरिएबल के रूप में सैलरी दी गई। इसी की जांच कराने को लेकर शिक्षा मंत्रालय अप्रैल और अगस्त में पत्र लिख रहा है। संस्थान का कहना है कि नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। आईआईएम रोहतक के बोर्ड ने इसकी मंजूरी दी, सीएजी ने जांच की, गड़बड़ी नहीं पाई। तब भी सरकार ने कहा कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका बिंदुवार जवाब मिलना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के निदेशकों की सैलरी उनका संस्थान और उनका बोर्ड ही तय करता है, और कई केस में सबके अलग अलग मापदंड हो सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि 30 लाख सैलरी और वेरिएबल 1 करोड़ तक पहुंच जाए। तब फिर वेरिएबल या इंसेंटिव का क्या मतलब? अब हम आते हैं इसके अर्थशास्त्र पर। आईआईएम रोहतक का मुनाफा और फीस का खेल समझते हैं। यह आईआईएम रोहतक की सालाना रिपोर्ट है जो इसकी वेबसाइट पर मौजूद है 2022-23 की। इस दौरान आईआईएम रोहतक का मुनाफा 77 करोड़ है, जो 21-22 में 51 करोड़ से अधिक था, मतलब 70% से अधिक का मुनाफा। इतना मुनाफा होने के बाद भी एक साल में सालाना फीस 9,73,000 से बढ़कर 11,19,000 से अधिक हो जाती है। संस्थान का मुनाफा किस लिए हो रहा है? इससे छात्रों को राहत क्यों नहीं मिल रही? आईआईएम रोहतक की कमाई 133 करोड़ है, जिसका बड़ा हिस्सा केवल छात्रों की फीस से आता है। 133 करोड़ की आमदनी में 114 करोड़ केवल फीस से आ रहा है। इस तरह से फीस की वसूली हो रही है। क्या यह आपके लिए मुद्दा नहीं होना चाहिए? 1 साल की फीस 11 लाख देने के लिए लोन लेना पड़ता होगा, ब्याज देना पड़ता होगा, वह भी तब जब छात्रों की फीस से ही आईआईएम रोहतक 133 करोड़ कमा रहा है और 77 करोड़ का मुनाफा बना रहा है। 70% मुनाफा आखिर किस बिजनेस में होता है? यहां से पढ़कर ये छात्र जहां मैनेजर बनेंगे, उन कंपनियों का मुनाफा भी 70% नहीं होता होगा। मगर यह मुनाफा किसकी कीमत पर हो रहा है? करियर 360 डिग्री के महेश पेरी ने एक वीडियो बनाया है जिसमें वे समझा रहे हैं कि कैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसे संस्थानों को स्वायत्तता के नाम पर फीस वसूलने की छूट दी गई है और फीस से ही इनका मुनाफा करोड़ों का होता जा रहा है। खजाना भरा हुआ है, तब भी फीस बढ़ती जा रही है और आप माता पिता और बच्चों पर लोन का दबाव।
Now let's move to another domain, which is IIMs. Right. The fee in IIM about 20 years back or 19 years back was 3.16 lakh. And I'm now talking of IIM Ahmedabad. Right. But the fee continued to increase year on year. In fact, the biggest increase happened between 2005 and 2010 when a group of people have recommended a higher fee because they wanted greater autonomy for the IIMs. And so because between 2005 and 2024 batch, the fee jumped from 3.16 lakh to 25 lakh rupees. 3.16 lakh to 25 lakh rupees. The total fee, as I said, increased 8 times over the last 18-19 years. And this is extremely sad for students who want to pursue management. So what is it that makes me sad about the fee at IIMs? To understand whether IIMs can actually rationalize the fees, we looked at the latest annual reports of IIM Ahmedabad for the financial year 2023. The balance sheet grew from 1908 crores to 2020 crores, a growth of rupees 112 crores in a year. By the way, the fee charged for 2023 is just 114 crores. The excess of income over expenditure is 38 crores. And if you add back the depreciation and amortization, the cash profit becomes 87 crores. The long-term investments that IIM holds on its balance sheet is 1,365 crores. The cash in bank balances that IIM has is 100 crores. Of the total academic receipts of 302 crores, the tuition fee of 114 crores is just 38% of the total academic receipts. In fact, the interest on investments at IIM is 102 crores, which almost equals the fee charged. For an institution that is consultant to governments on how to improve productivity, performance, and on delivering better value and better socio-economic benefits, most importantly, IIMs couldn't find a better way of delivering value at a smaller price, and that saddens me. They forgot the larger objective for which they were formed and made it into what Dr. Kurian famously said, Indian Institute of Management for Shampoo Salesmen. They're more keen to produce salesmen and hedge fund managers than leaders, visionaries, and pioneers. With a loan on their head, all that the IIM graduates can do is to search for the highest paying job to pay back their EMI. With the entrance examination as one of the first entry barriers, it becomes challenging for many people to even attempt to dream to be a part of IIMs. And I suspect, I was looking at any diversity report that IIMs would have, but I could not find that but for the gender diversity report, right? I suspect that the diversity at IIMs would be one of the worst that is possible, and all because the fee is so high that it's outside the reach or realm of even people with lesser incomes to think that they can be a part of IIMs, and that for me is a problem. क्या आप यही चाहते हैं कि कोई संस्थान 70% मुनाफा कमाए और फीस भी बढ़ती जाए? खुद अपनी सैलरी के अलावा इंसेंटिव और वेरिएबल के नाम पर 1 करोड़ तक लेने वाले धीरज शर्मा के विचार भी आपको जानने चाहिए। डाटा क्वेस्ट नाम के एक वेब पोर्टल को इन्होंने अगस्त 2023 में इंटरव्यू दिया। उसमें बहुत ही काम की बात इन्होंने कही अंग्रेजी में, layoffs are an inevitable reality of the contemporary work life। यह कितना सुंदर उपदेश है। नौकरी से छटनी आज के जीवन की अनिवार्य सच्चाई है। धीरज शर्मा कहते हैं, नौकरी केंद्रित मानसिकता की जगह करियर केंद्रित मानसिकता विकसित करनी चाहिए। अब लोग काम को पूजा नहीं समझते, अब तो लोग काम को ड्रजरी यानी गधे का काम समझते हैं। खुद की डिग्री को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, मगर उपदेश ठेला जा रहा है कि नौकरी की जगह करियर पर ध्यान दें। ऐसा ही उपदेश सेबी की चीफ माधवी बुच भी बहुत अच्छे से देती हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मेरे लिए अच्छा करना और सेवा सुधार करना ही असली वेतन है जो मुझे बाल्टी भर भर के मिलता है। मुझे कॉर्पोरेट जगत छोड़कर आय कम होने से कोई गुरेज नहीं। इन पंक्तियों को पढ़ते हुए कानों से आंसू निकल रहे हैं और आंखों से आवाज। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इन्होंने सेबी के अलावा दूसरे संस्थानों से 16 करोड़ से अधिक की रकम पेंशन और ई शॉप्स के रूप में ली है। क्या पता यही इनके लिए बाल्टी भर भर के वेतन का संदर्भ रहा हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ब्रांड सरकारी सेवकों ने बनाया है। 6 दशक तक उन्होंने मेहनत की, तब जाकर यह ब्रांड बना है। इस ब्रांड को किसी प्राइवेट सेक्टर के सीईओ ने नहीं बनाया। जमीन सरकार लेती है, इमारत सरकार बनाती है और फिर इन्हें ऑटोनोमस कर देती है, स्वायत्त कर दिया जाता है ताकि ये कंपनियों की तरह चले और सरकार इनके काम में हस्तक्षेप ना करे। कमाल की विडंबना है। बनाया ब्रांड इसे सरकारी सेवकों ने,
अब उन्हीं के हस्तक्षेप से बचाने के लिए इन्हें ऑटोनोमस किया जाता है। किसी भी प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज का ऐसा ब्रांड नहीं जैसा आईआईएम अहमदाबाद जैसे संस्थानों का है। ठीक है, स्वायत्त है, उसका अपना कोई लाभ हो सकता है, लेकिन इनकी फीस इतनी महंगी क्यों की जा रही है? वो भी तब जब इन संस्थानों का मुनाफा बढ़ता जा रहा है, कई साल से बढ़ रहा है। इनके बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं और लोन के नाम पर आपके बैंक से पैसे खाली हो रहे हैं। अगर आपको यह बात समझ नहीं आ रही है तो मुझे इस बात पर बहुत खुशी है। आप भी खुश होंगे कि केवल आप ही लोन चुकाकर अपने बच्चे को मैनेजर नहीं बना रहे हैं। आपके पड़ोसी दूसरों से वसूली करने के लिए अपने बच्चों को गौरक्षक भी बना रहे हैं। गौरक्षक किसी से भी वसूली करता है, तस्करी के नाम पर किसी को गोली मार देता है। आपसे ये संस्थान ब्रांड के नाम पर फीस की वसूली कर रहे हैं। आप लोन ले रहे हैं, चुका रहे हैं, रो रहे हैं, और ये रक्षक हैं कि हत्या करने पर इसलिए अफसोस नहीं कि हत्यारे बन गए, इसलिए अफसोस है कि ब्राह्मण पर गोली चला दी, आर्यन पर चला दी। जैसे साबिर और कासिम होता तो पुण्य का काम हो जाता। इसलिए हम आपको इस वीडियो में दो विकल्प दे रहे हैं। बेटे को गौरक्षक बनाना है या अर्थ रक्षक, दोनों ही धर्म और अर्थव्यवस्था के हिसाब से इंपॉर्टेंट काम है। भारतीय रिजर्व बैंक का आंकड़ा है जुलाई महीने में शिक्षा का लोन 1,23,000 करोड़ का हो गया। इसमें 10% हिस्सा ही नॉन बैंकिंग सेक्टर से लिया गया लोन का है, मगर नॉन बैंकिंग सेक्टर से भी खूब लोन लिए जा रहे हैं। उसका भी ग्रोथ रेट तेजी से भाग रहा है। नॉन बैंकिंग सेक्टर का एजुकेशन लोन 60,000 करोड़ पार कर गया है, आज के अखबार में छपा है। दिसंबर 2023 की हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट है। 5 साल में एजुकेशन लोन सबसे अधिक हो गया। अक्टूबर 2022 की तुलना में अक्टूबर 2023 में एजुकेशन लोन 20% से अधिक बढ़ा है। 96,853 करोड़ से बढ़कर 1,10,000 करोड़ से अधिक हो गया। सबसे अधिक लोन अमेरिका में पढ़ाई करने के नाम पर लिया जा रहा है। अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 1,40,000 छात्र अमेरिका पढ़ने गए। इनमें से बड़ी संख्या में छात्रों ने अपने मां बाप पर लोन का भार लाद दिया। बैंक भी अमेरिका में पढ़ने के लिए भर भर के लोन दे रहे हैं। और अमेरिका की हकीकत क्या है? वहां के आम छात्र उच्च शिक्षा से बाहर कर दिए गए हैं, एजुकेशन लोन से बर्बाद हो गए हैं। जो लोन लेकर पढ़ता है वो नौकरी में आने के कई साल बाद तक चुकाता ही रहता है। वहां लोन माफी का मुद्दा राजनीतिक होता जा रहा है। भारत में भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने लोन माफी की बात की थी, अपने घोषणा पत्र में लोन माफी का वादा किया। क्या यह कोई मुश्किल सवाल है? फीस से आईआईएम रोहतक की कमाई 114 करोड़ हो रही है, मुनाफा 70% बढ़ रहा है। अगस्त 2023 में आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर टी राम मोहन ने जब हिंदू में लिखा होगा तब आपने पढ़ा तो होगा नहीं, इसलिए हिंदी में मैं आपको बता रहा हूं। द हिंदू में अगस्त 2023 में टी राम मोहन ने यही लिखा कि हाल के वर्षों में आईआईएम प्रणाली में ऐसी उथल पुथल रही है जो 2017 तक लगभग 60 वर्षों में नहीं देखी गई। आईआईएम कोलकाता में अधिकांश फैकल्टी ने निदेशक के कामकाज के तरीके के खिलाफ एक याचिका पर हस्ताक्षर किए। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने उनकी शक्तियों को कम करने का अभूतपूर्व कदम उठाया, जिसके बाद निदेशक कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चली गईं। आईआईएम रोहतक में निदेशक के पद पर बने रहने को लेकर संस्थान के साथ सरकार ही कानूनी लड़ाई में उलझी है। रैंक में नीचे के कुछ आईआईएम किसी छोटी मोटी रियासत की तरह बन गए हैं, जहां निदेशक निरंकुश रूप से सब कुछ चलाते हैं। एमबीए कोर्स की फीस में भी लगातार वृद्धि हुई है, जिसका कोर्स की लागत से कोई संबंध नहीं है। कितनी महत्वपूर्ण और जरूरी बात है ये। इसीलिए कहता हूं, YouTube पर रवीश कुमार ऑफिशियल देखा कीजिए। वीडियो लंबा होता है लेकिन जानकारी समग्र रूप से मिलती है। आपको पता चलेगा कैसे आपके बच्चे का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद 1 मिनट के लिए सोचिएगा, आईआईएम की फीस घटनी चाहिए कि नहीं घटनी चाहिए। उम्मीद है यह बात आपको समझ आ जाएगी। किसी संस्थान का दिवालिया निकल रहा हो अनिल अंबानी की तरह, वह फीस बढ़ाए तो बात समझ में आती है। लेकिन किसी संस्थान का मुनाफा 70% तक हो रहा हो, वो मुनाफा केवल फीस से हो रहा हो
और वो फीस बढ़ाते जाए और आप हैं कि फीस के कारण पीसते चले जाएं, अगर यह बात समझ नहीं आ रही है तो आपके बच्चों का भविष्य यहां सुरक्षित है, नकाब के पीछे गौ रक्षक बनकर। देखिए कितने हैंडसम लग रहे हैं, चेहरा भी कितना क्लीन है, सेविंग क्रीम की भी जरूरत नहीं नकाब पर। अच्छा है कि फीस का बढ़ना और एजुकेशन लोन जैसे फालतू विषयों से आप परेशान नहीं हैं या आपकी प्राथमिकता नहीं है, यह बहुत तारीफ की बात है। गौ रक्षक की रक्षा जरूरी है। साबिर, जुनैद, नासिर और कासिम को ये मार भी दें तो कोई बात नहीं, आर्यन मिश्रा को मार दें तो थोड़ा हंगामा कीजिए, बाकी धर्म की रक्षा की वकालत में लगे रहिए। यह एक बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं व्हाट्सएप अंकिलों के नेतृत्व में। यह वीडियो तो मैं बस अपने लिए बना रहा हूं, दर्ज करने के लिए कि जब लोग गौ रक्षा में लगे थे तब IIM जैसे संस्थानों में क्या हो रहा था। स्वायत्तता के नाम पर निदेशक की सैलरी के अलावा 1 करोड़ का प्रोत्साहन। YouTube पर क्या हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है? नहीं भी मिल रहा है तो रवीश कुमार ऑफिशियल सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए, ज्वाइन जरूर कीजिए, यह बहुत जरूरी है। लेकिन अपने बच्चे को गौ रक्षक बनाना ना भूलें। सत्यानाश एकदम करीब आ चुका है, सत्यानाश को गले लगा लीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।